पिछले 5 साल से ना मेरे मन में ये सवाल उठता रहता है और वो सवाल है दुबई के बारे में। एंड आई एम श्योर ये आपके मन में भी उठता होगा, बिकॉज कोई भी इन्फ्लुएंसर की बात करें ऐसा लगता है कि हर बड़ा बिजनेस दुबई में है, सक्सेस दुबई में है, रियल एस्टेट तो पूरा दुबई में है। रिमी सेन, धूम की एक्ट्रेस जो गोलमाल भी आई थी, वो बोल रही है स्टेज पे पैसा ही पैसा बाबू भैया, वो दुबई में रियल एस्टेट एजेंट है। विवेक ओबरॉय, जब सबको पता चल गया है कि कितने रिच और सक्सेसफुल हैं, उनका बिजनेस दुबई में। बड़े क्रेडिबल इन्फ्लुएंसर्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट दुबई रियल एस्टेट। और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स पे नहीं रुकता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की ये न्यूज आपने पक्का सुनी होगी। शाहरुख खान का पाम जुमेरा में खुद का विला है, शिल्पा शेट्टी का बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट है, संजय दत्त की एमिरेट्स हिल्स में प्रॉपर्टी है, मुकेश अंबानी ने $238 मिलियन लगभग 2000 करोड़ से 2 विलास परचेज किए हैं पाम जुमेरा में। ये न्यूज सुनी है ना आपने? ये सारी नहीं बट एक दो न्यूज तो आपने सुनी होगी। अब आप खुद सोचिए, जब इतने सारे सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ऐसा सही में लगता है कि यार दुबई में शायद सही में कुछ मैजिकल है। और ये फीलिंग मेरे अंदर भी आई और बहुत कॉमन मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि यार अगर दुबई में इन्वेस्ट नहीं किया ना तो वो पीछे रह गए। ये नहीं लगता वो लेट हो गए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी अभी बहुत दिख रही है, बट दुबई में इन्वेस्ट करना जरूरी है टू बी सक्सेसफुल। और ये फोमो की फीलिंग अकॉर्डिंग टू मी सबकी है, और ये डेटा दिखाता है बिकॉज 2025 में अलोन 85,000 to 95,000 करोड़ पैसा इंडिया से दुबई रियल एस्टेट में गया। और ये सिर्फ अल्ट्रा रिच का नहीं है, अब मिडिल क्लास लोग, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन जो थोड़ा सक्सेसफुल हैं, वो सब दुबई में रियल एस्टेट खरीदना चाह रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। और सबके बीच में मेरे काफी सारे सवाल आ रहे हैं और इसका जवाब मैंने काफी सर्च किया, कोई क्लियरली दे ही नहीं पा रहा है। क्या दुबई का रियल एस्टेट मार्केट सच्ची में इतना लुक्रेटिव जितना दिखता है, या इसके पीछे कुछ डार्क रियलिटी जो हम मिस आउट कर रहे हैं? जब ये इन्फ्लुएंसर्स ये प्रॉपर्टीज को प्रमोट कर रहे हैं, इनको कितना कमीशन मिल रहा है? और अगर उनको कमीशन मिल रहा है तो क्या हमारा डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दुबई और नॉट, क्या वो चेंज होना चाहिए? क्या वो डिसीजन इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंड होना चाहिए? और अगर दुबई इतनी ही अल्टीमेट जगह है टू इन्वेस्ट एंड सक्सेस के लिए, और सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का यहाँ पे घर भी है, तो ऐसा क्यों है जो भी ओल्ड मनी है या बिगेस्ट सेलिब्रिटीज हैं, वो घर तो दुबई में ले रहे हैं बट सिटीजनशिप ले रहे हैं अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में? क्यों? क्या ये एक सेफ और स्टेबल रियल एस्टेट मार्केट है, या हमें सिर्फ ग्लिट्स एंड ग्लैमर बाहर से दिख रहा है, अंदर की कोई बात ही नहीं कर रहा है? और क्या ये रियल दुबई है, या फिर इन वीडियोस के पीछे एक्चुअल दुबई कुछ और ही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुबई का रियल एस्टेट आगे जाके और बढ़ने की क्षमता रखता है, या फिर ये एक बबल है? इन सब सवाल का जवाब मैं आपको हेल्प करूंगा टू फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। आई प्रॉमिस यू दिस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इन सब चीजों का सवाल मिल जाएगा, जहां मैं आपको दिखाऊंगा ड्रीम्स भी और रियलिटी भी, अपॉर्चुनिटी भी एंड रिस्क भी, दोनों साइड दिखाऊंगा पूरी तरह रियल नंबर्स के साथ। और एंड में आप डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, कोई और इन्फ्लुएंसर नहीं करेगा, डिसाइड करेंगे तो सिर्फ आप। अब इन सब क्वेश्चंस का आंसर करने के पहले ये जानना जरूरी है कि हम इधर पहुंचे कैसे, क्योंकि दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। 1971 में दुबई एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, क्रीक के किनारे, कोई स्काईलाइन नहीं थी, कोई टावर नहीं था। 1985 में दुबई ने अपनी एयरलाइंस बनाई, एमिरेट्स, जो ब्रिटिश ने कहा कि भाई तुम्हें ज्यादा फ्लाइट्स मिलने नहीं वाली। 1999 में दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब वो खुला दुबई में, एंड वो भी एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे। 2008 में दुबई में बनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, 828 मीटर्स, और आज तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। पाम जुमेरा, एक पाम शेप्ड का मैन मेड आइलैंड जो स्पेस से दिखता है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई में है, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीइंग स्लोप दुबई में है। दुबई जो एक डेजर्ट में है, उसके अंदर एक रेन फॉरेस्ट है। दुबई में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं कि शायद उन सबको लिस्ट डाउन करूंगा तो ये वीडियो घंटे भर के ऊपर चली जाएगी। एंड इन सब चीजों के वजह से दुबई इतना अट्रैक्टिव बन गया है कि 2024 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। एंड ऑल ऑफ दिस विदाउट ऑयल। दुबई नेवर हैड ऑयल रिजर्व्स। ऑयल रिजर्व्स हैं आबू धाबी के पास, ऑयल रिजर्व्स हैं दूसरे मिडिल ईस्ट देशों के पास। दुबई ने ये सब ट्रेड, विजन और स्पीड से बनाया। एक बार सोचे देखिए, सिर्फ 50 सालों में, और इसको आप बिल्कुल भी मजाक मत समझना या अंडर एस्टिमेट करना, दिस इज अ इनक्रेडिबल फीट। तो जब हम हिस्ट्री समझते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, डेटा देखते हैं, एंड हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने वहां घर खरीद रखा है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वहां की बात करें, फिर तो ऐसे लगना बहुत नेचुरल है कि दुबई इज द बेस्ट, एंड दुबई में इन्वेस्ट करना इज फुल प्रूफ, क्योंकि सभी ये चीज बोल रहे हैं। लेकिन जब भी
एक ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सबका टेक होता है कि वो इन्वेस्टमेंट अच्छी है, उसी समय मुझे ना ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में और डीप देखने का मन करता है। अब बात करते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। जब दुबई में एक डेवलपर एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का मार्केटिंग बजट एलोकेट होता है। एंड इंटरेस्टिंग चीज अबाउट दिस मार्केटिंग बजट कि ये ग्लोबली एलोकेट होता है। एंड इंडिया दुबई रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए वन ऑफ द मेन टारगेट मार्केट्स में आता है। एजेंसीज हायर होती हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर होते हैं, सेलिब्रिटीज की एसोसिएशन बनाई जाती हैं और जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है वो होता है अराउंड 2 to 5% ऑफ द सेल। अब इसके ऊपर कुछ क्रिएटर्स को फ्री स्टेज मिल जाते हैं, डिस्काउंटेड यूनिट्स भी मिल जाते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये रियल एस्टेट मार्केटिंग है, हर जगह होती है, तो दैट्स फाइन। ये एक बिजनेस मॉडल है, इट्स फाइन। और इसमें कुछ गलत नहीं है बिकॉज ये रियल एस्टेट मार्केटिंग है, हर जगह होती है। न्यूयॉर्क में होती है, लंदन में होती है, इंडिया में भी होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। उल्टा यहाँ पे एक्चुअल सवाल ये है, जब आप एक रील देखते हो जहां पे वो इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी दुबई प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, तो क्या आपको ये पता है कि वो जो प्रॉपर्टी आपको दिखा रहे हैं वो आपकी परचेज से कितना कमीशन कमाएंगे? क्योंकि सिंपल चीज है, अगर आप किसी कंटेंट के बेस पे एक फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो तो आपको उस कंटेंट का बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। और रिसर्च के वक्त मुझे यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली। दुबई के डेवलपर्स कभी भी अपनी प्राइसेस को कम करते ही नहीं है, इवन व्हेन द मार्केट्स एक डाउन टर्न में हो। और ये मैंने देखा है ओवर मल्टीपल मार्केट साइकिल्स, वो अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू कभी कम नहीं करेंगे, प्राइसेस सेम रहती हैं। बट आपने तो सुना होगा कितनी बार डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, तो प्राइसेस वो सेम रखते हैं बट वो आपको ऑफर्स दे देंगे। पहले पेमेंट 80-20 होती है, अब वो 70-30 कर देंगे। फिर डीएलडी दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो चार्ज होते हैं वो कुछ अमाउंट तक उसका वेवियर मिल जाता है, या फिर सर्विस चार्ज उनका पहले 2 या 3 सालों के लिए वेवियर मिल जाएगा। ये इंसेंटिव्स मीनिंगफुल हैं, कोई डाउट नहीं है, बट आपको ये कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकी रियल वैल्यू कितनी है। और यहीं पे आपको एक स्ट्रक्चरल चीज समझना बहुत जरूरी है। दुबई पे इनकम टैक्स नहीं लगता, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंड रियलिटी में उससे भी ज्यादा अच्छा है, कोई इसमें डाउट नहीं है। बट इसका मतलब ये भी है दुबई गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली आता है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से। प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन फीस, डीएलडी चार्जेस, आपके डेवलपमेंट एक्टिविटीज, पूरा सिस्टम ही ऐसे डिजाइन कर रखा है कि दुबई में लोग प्रॉपर्टी खरीदते ही रहे। एंड अगेन ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये दुबई का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और ये आपको समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू पार्टिसिपेट इन दिस। अब मैं आपको ना इसमें 4 रियलिटी समझाने वाला हूँ। पहली रियलिटी, प्राइसेस डोंट ओनली गो अप। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में दुबई की जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो लगभग 50% तक गिर गई थी। प्रोजेक्ट्स अबैंडन हो गए, इन्वेस्टर्स अपने लोन को सर्विस ही नहीं कर पाए। सर आबू धाबी को आना पड़ा विद अ रिलीफ पैकेज ऑफ $10 बिलियन। फिर 2012-2014 तक प्राइसेस फिर से दोबारा ऊपर चढ़े और उसके बाद दोबारा सालों तक प्राइसेस गिरते ही रहे टिल 2020। एंड अब 2022 के बाद फिर से एक मैसिव बुल रन देखने को मिल रहा है और रीसेंसी बाइस के चक्कर में हमें सिर्फ दिख रहा है दुबई का अपसाइड। अब बात करते हैं एनालिस्ट की। अकॉर्डिंग टू UBS, जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट बैंक्स में से आता है, उन्होंने एक लिस्ट निकाली ऑफ ग्लोबल रियल एस्टेट बबल और इस लिस्ट में 21 शहर थे और आपको पता है दुबई इनमें से कौन से नंबर पे था? 5वें नंबर पे। एंड वेरी रिसेंटली मार्च 2026 में दुबई स्टॉक एक्सचेंज हैज कम डाउन बाय 17% बिकॉज ऑफ द रीजनल इंस्टेबिलिटी जो वॉर के कारण हुई थी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुबई पक्का ही क्रैश करने वाला है, मैं बस आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट बहुत तेजी चढ़ता है ना, वही मार्केट रुक भी सकता है, वही मार्केट गिर भी सकता है। और सिर्फ दुबई की बात नहीं है, दुनिया के आप किसी देश को भी ले लीजिए या किसी भी देश के किसी एसेट को ले लीजिए, सबकी स्टोरी सेम होती है। और अगर आपको कोई अगर दुबई रियल एस्टेट की सिर्फ ऊपर जाने की कहानी ही बता रहा है, नीचे जाने की कोई कहानी बता ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आपको एक बायस पिक्चर दिखा रहे हैं। रियलिटी नंबर 2, ट्रांजैक्शंस कॉस्ट। अब जब कोई दुबई में रियल एस्टेट खरीदता है उसको प्राइस सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं पड़ती है, रियल एस्टेट वैल्यू के ऊपर 4% डीएलडी का चार्ज पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 2% एजेंट का कमीशन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिन चार्जेस, और अगर मॉर्गेज लिया है मॉर्गेज प्रोसेसिंग फीस वो अलग से लगती है। टोटल 7 to 8% एक्स्ट्रा। तो सपोज आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो उसमें 7-8 लाख आपको और पे करने पड़ेंगे एज एक्स्ट्रा चार्जेस। आप खुद सोचिए, आपने भी कुछ भी नहीं कमाया है, तभी भी आप 7-8 लाख ऑलरेडी डाउन हो चुके हो। अब सोचिए कि अगर आपकी दुबई रियल एस्टेट की वैल्यू 5% से भी बढ़ जाती है ना, आप तभी भी नुकसान में ही हो, बिकॉज 5% बढ़ी है बट उसके ऊपर आपने 8% एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रखी है। आपको मार्केट में सिग्निफिकेंटली ऊपर जाना पड़ेगा अपनी कॉस्ट को ब्रेक इवन करने के लिए भी।
और ये कोई भी रियल एस्टेट एजेंट आपको क्लियरली बताता ही नहीं है, क्योंकि ये एक्साइटिंग नहीं है ना, बट ये रियल है। रियलिटी नंबर 3, ऑफ प्लान बाइंग, मतलब वो चीज खरीदना जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आज पूरी दुबई रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शंस हो रही ना, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ प्लान्स का आता है, मतलब उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जो अभी बनी ही नहीं है। उसके आपको ब्रोशर्स मिल जाएंगे, प्लान्स मिल जाएंगे, बड़े और फैंसी ऑफिस में उस बिल्डिंग के बहुत हाईटेक डिजाइन्स मिल जाएंगे, रेंडरिंग्स मिल जाएंगी, वीआर टूर्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी बिल्डिंग नहीं है। अब इसके कुछ जेन्युइन फायदे हैं। पहली चीज, आपको एक लोअर एंट्री बाइंग पॉइंट मिल जाता है, और बहुत बार जब आप खरीदते हो ना तो आपको एक फ्लेक्सिबल बाइंग प्लान मिल जाता है, मतलब यू हैव द पावर टू नेगोशिएट हियर। लेकिन इसमें बहुत मेजर रिस्क्स भी हैं। प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, डिजाइन आगे जाके चेंज हो सकता है, या डिजाइन आगे जाके कंप्लीटली आउटडेट हो सकता है, कुछ केसेस में कैंसिलेशन तक हो जाती है। एंड इन्हीं की वजह से काफी केसेस में सालों तक आपका पैसा एस्क्रो अकाउंट में लॉक हो सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है, जब आप इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहोगे तो आप कंपीट किससे कर रहे हो, उन्हीं दुबई रियल एस्टेट डेवलपर्स साथ जो अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं, एंड दोस प्रोजेक्ट्स हैव अ हेवी मार्केटिंग बजट बिहाइंड देम। आप उनसे कंपीट करोगे, इसलिए एक इंडिविजुअल रीसेल काफी ज्यादा डिफिकल्ट है compared to a primary sale by the developer itself. And again, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफ प्लान खराब है। I know a lot of people जिन्होंने ऑफ प्लान पे इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमाई हैं, लेकिन ये समझना भी आपको जरूरी है कि जिस चीज पे आप आज डिसीजन ले रहे हो वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और उसमें रिस्क अटैच बहुत कंसिडरेबल है। रियलिटी नंबर 4, द इंडियन टैक्स ट्रैप। और ये स्पेसिफिकली ना इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ही है। हर रियल एस्टेट एजेंट आपको क्या बोलेगा, दुबई जीरो टैक्स, जीरो इनकम टैक्स, जीरो कैपिटल गेन्स, और ये सब सच है। लेकिन अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो इंडिया में आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। जो भी रेंट आप दुबई से कमा रहे हो ना, आपको उसको अपनी इनकम पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स स्लैब डिसाइड होगा, जो होगा 5 to 30% तक का। और अगर आप दुबई की प्रॉपर्टी प्रॉफिट में बेचते हो तो उस प्रॉफिट का कैपिटल गेन्स, उसका भी टैक्स आपको भरना पड़ेगा। और हर फॉरेन एसेट ऐसे ही होता है अंडर इंडियन टैक्स लॉ। और अगर आपने वो गलती की कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिक्लेयर ही नहीं किया, तो फेमा और ब्लैक मनी एक्ट के अंदर आप पर बहुत सीरियस चार्जेस पड़ सकते हैं। दुबई का 0% टैक्स वो रियल है, लेकिन एक इंडियन सिटीजन के लिए ये कंप्लीट पिक्चर है ही नहीं, बिकॉज इंडिया में उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। और ये चौथी वो चीज है जो कोई भी एजेंट आपको क्लियरली बताएगा ही नहीं। अब उस सवाल पे आते हैं जिस सवाल से हमने वीडियो शुरू की थी। अगर दुबई इतना ही अमेजिंग है, टैक्स फ्री है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी लग्जरी एमिनिटीज हैं, तो दुनिया में सबसे अमीर लोग, पुराने पैसों वाली फैमिलीज, वेल्थ वाली फैमिलीज, जनरेशनल वेल्थ होल्डर्स, वो सिटीजनशिप लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज की क्यों लेते हैं और दुबई की क्यों नहीं? जवाब एक वर्ड में दूं तो है इंस्टीट्यूशंस। यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड में ऐसा है क्या जो दुबई में नहीं है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेंचुरीज का लीगल प्रेसिडेंट, सोशल सेफ्टी नेट्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे ज्यादा जरूरी जनरेशनल स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो एनेमिटीज एज अ सिटीजन आपको उस देश में अभी मिल रही है, जो लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को, आपके आने वाली जनरेशंस को उसी की तरह ट्रीट करेगा। आप उनको भी वही एनेमिटीज मिलेंगी। ये सोचिए, अगर किसी सिटीजन का ट्रस्ट या उनका बिजनेस स्ट्रक्चर 2050 में भी डिस्प्यूट हो, तो यूएस के कोर्ट्स में, यूके के कोर्ट्स में एक प्रेडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि सेंचुरी से उनके देश में केसेस लड़े जा रहे हैं, सेंचुरीज में एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। वहीं पे दुबई का लीगल सिस्टम बहुत यंग है, एंड अल्टीमेटली सब कुछ एक रूलिंग फैमिली उन पे ही डिपेंड कर रहा है। यूएस या यूके का पासपोर्ट एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक वेट कैरी करता है। ट्रीटी नेटवर्क्स, आईएमएफ में सीट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, ये सब बहुत मैटर कर जाता है। वहीं पे यूएई का रेजिडेंसी वीजा आता ही नहीं है। अगर अब्रॉड कुछ गलत हो जाए तो यूएस और यूके में डिप्लोमेटिकली इंटरवीन किया जा सकता है, बट वहीं पे यूएई वो नहीं करेगा एक रेजिडेंसी वीजा होल्डर के लिए। दुबई के केस में 85% पॉपुलेशन एक्सपैक्ट है और सिर्फ 15% पॉपुलेशन एमिरेटीज है। सिटीजनशिप के लिए आपको 30 साल कंटिन्यूअस रेजिडेंसी चाहिए, अरबिक में फ्लुएंसी चाहिए, गवर्नमेंट से नॉमिनेशन चाहिए, और तब भी आपको ये सिलेक्टिवली ग्रांट होती है, कोई राइट के तौर पे नहीं। ये एक बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है। आप उस देश में तभी तक वैल्यूड हो जब आप उस देश को इकोनॉमिकली बेनिफिट कर रहे हो। दुबई के सिस्टम में कोई परमानेंटली सेफ्टी नेट नहीं है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुबई गलत है, इसका मतलब दुबई एक अलग टाइप का बेट है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। और ये स्ट्रक्चरल फैक्ट्स मैटर बहुत करते हैं,
अगर आप 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट उस देश में कर रहे हो। अब आपको 30 सेकंड्स में एक कंपैरिजन करता हूं। सिंगापुर ने अपना रियल एस्टेट एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी पे बनाया, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग। हांगकांग की प्रॉपर्टी में दुनिया के सबसे डीप फाइनेंशियल सेंटर्स बैठे हुए हैं। वहीं पे दुबई की इकोनॉमी ने सिग्निफिकेंटली डाइवर्सिफाई किया है, नो डाउट, फ्री जोन्स में, टेक्नोलॉजी में, टूरिज्म में, लॉजिस्टिक्स में। लेकिन रियल एस्टेट अभी भी एक बहुत बड़ा डिस्प्रपोर्शनेटली रोल प्ले कर रहा है। और ये कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं, ये एक स्ट्रक्चरल फैक्ट है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में दुबई की रियल एस्टेट प्राइसेस 40 से 50% तक नीचे गिर गए। प्रोजेक्ट्स बीच में रुक गए। इन्वेस्टर जिन्होंने लोन लिया था वो उस लोन को सर्विस ही नहीं कर पाए। अबू धाबी को आगे आना पड़ा $10 बिलियन के एक रिलीफ पैकेज के साथ। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी आता है, मार्केट्स ने दोबारा रिकवर किया। प्राइसेस इवेंचुअली जो पुराने ऑल टाइम हाइस थे उनको क्रॉस कर गई। 2008 की क्राइसिस का लेसन ये नहीं है कि दुबई रिस्की है, लेसन ये है कि रियल एस्टेट मार्केट जैसे पूरी दुनिया में चलते हैं, दुबई में भी साइकिल्स में चलते हैं। और मार्केटिंग मशीन्स ना आपको सिर्फ साइकिल का अपर एंड ही दिखाती है, फुल पिक्चर में डाउन साइकिल वो भी कवर होता है। और आपके लिए पर्सनली सवाल ये है, अगर 2008 जैसा करेक्शन फिर आया, क्या आप 5 से 7 साल होल्ड कर सकते हो उस इन्वेस्टमेंट को बिना सेल किए? अगर आपका जवाब है हाँ, तो शायद आप ठीक हो वहां सोचने के लिए कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आपका जवाब है नहीं, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए वहां पे इन्वेस्ट करने के पहले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, नंबर्स। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं जो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के पहले। अब ये मान के चलते हैं कि 1 करोड़ को हम 5 जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई की प्रॉपर्टी में, मुंबई की प्रॉपर्टी में, बैंगलोर की प्रॉपर्टी में, लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में और मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इन 5 जगह हमने 1-1 करोड़ डाल दिए। अब पहले एंट्री कॉस्ट देखते हैं। दुबई में 7 to 8% एक्स्ट्रा लगता है, डीएलडी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कमीशन। मुंबई में भी 7 to 8% एक्स्ट्रा लगेगा। बैंगलोर में 5 to 6% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा एंड म्यूचुअल फंड्स में 0, कुछ भी नहीं। अब देखते हैं इनकी एनुअल रिटर्न्स। दुबई का रियल एस्टेट ऑन एवरेज 6.7 to 6.9% रेंटल यील्ड देता है। मुंबई सिर्फ देगा आपको 3.6% की रेंटल यील्ड, बैंगलोर आपको देगा 4.5% की रेंटल यील्ड। लेकिन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ऑन अ लॉन्गर टर्म 10 to 12% से कंपाउंड करता है एंड मिड और स्मॉल कैप 15 to 20% से। अब आ जाते हैं टैक्स पे। दुबई में प्रॉपर्टी इनकम पे 0 टैक्स है, लेकिन जैसा हमने समझा कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो इंडिया में तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। मुंबई बैंगलोर में 30%। म्यूचुअल फंड्स अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किए तभी जाके वो कंपाउंड रिटर्न्स आती हैं, तो आप पे लगता है LTCG 12.5%। लिक्विडिटी देखते हैं। दुबई प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको हफ्तों और महीने लग जाते हैं, और इंडिया में प्रॉपर्टी बेचनी है तो सेम हफ्तों से महीने से मैं तो सालों भी बोलूंगा। और वहीं पे म्यूचुअल फंड बेचना है 1 से 3 दिन खत्म। अब ओवरऑल 5 साल का टोटल रिटर्न देखते हैं। दुबई प्रॉपर्टी आपको 11 to 15% तक की कंपाउंडेड रिटर्न्स दे सकता है। मुंबई की प्रॉपर्टी 5 to 7%, बैंगलोर की प्रॉपर्टी 9 to 12%, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वुड बी 9 to 11% एंड मिड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आई वुड से अप टू 13 to 18%। तो क्या दुबई रियल एस्टेट बेस्ट है? ये डिपेंड करता है सर कि आप क्या चाहते हैं। दुबई जीतेगा नेट यील्ड पे, क्योंकि 0% टैक्स एक जेन्युइन स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। लेकिन अगर मैं टोटल रिटर्न्स में देखूंगा तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स सबको बीट कर देते हैं, वो भी 0 एंट्री कॉस्ट के साथ, 0 वेकेंसी रिस्क के साथ एंड फुल लिक्विडिटी के साथ। दुबई आपको वो दे सकता है जो म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता, एक हार्ड एसेट, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन एंड गोल्डन वीजा, वो भी वैल्यूएबल चीज है। और अगर आपके लिए ये चीजें वैल्यू रखती हैं तो यस, दुबई इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। और अगर ये चीजें इतनी वैल्यू नहीं करती आपके लिए तो म्यूचुअल फंड्स का जो मैथ है ना, उसको आर्ग्यू करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको ये बता ही नहीं रहा हूं कि क्या करो, मेरा काम है आपको कंपैरिजन दिखाना जो आपके दिमाग में बहुत क्लियरली होना चाहिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त, क्योंकि ये कंपैरिजन ना कोई भी आपको नहीं दिखाने वाला जब आपको दुबई के रियल एस्टेट के ब्यूटीफुल फीचर्स दिखा रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि इन्वेस्टिंग में आपका कोई भी डिसीजन इमोशनल नहीं, एक सिस्टम से हो, तो मैंने एक चीज बनाई है ऑन हाउ टू चूज स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट्स फॉर 1-2 days बट लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एंड वेल्थ जनरेशन। उस सेशन का नाम है द स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और आप सीरियस अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स इन द लॉन्गर रन, लिंक इज इन द पिन कमेंट। मेरे लिए दुबई एक वो पावरफुल स्टोरी है जो दिखाती है एक ह्यूमन एम्बिशन कहां से कहां पहुंच सकता है। जो दुबई में 50 साल का एवोल्यूशन हुआ है, दिस इज रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसके लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे ना सब कम है, और मैं इसको बहुत जेन्युइनली मानता हूं। वहां अपॉर्चुनिटी रियल है, बट सही इंसान के लिए, सही प्राइस पे
एंड सही एक्सपेक्टेशंस के साथ। लेकिन आपकी सही एक्सपेक्टेशंस आएंगी ही तब जब आप एक फुल पिक्चर देखेंगे। ड्रीम एंड मैथ्स, मार्केटिंग एंड स्ट्रक्चर, अप साइकिल एंड डाउन साइकिल, दुबई का टैक्स एंड इंडियन टैक्स, सब कुछ। और अब आपके पास ये है। अब आप जानते हो वो क्लियर रियलिटी जिसको कोई रील दिखाती नहीं है। अब आप जानते हो कि 2008 क्राइसिस ने हमें क्या सिखाया। अब आप जानते हो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी चॉइसेस किस बेसिस पे करते हैं। और अब आप नंबर्स जानते हो। जो भी आप डिसाइड करो दुबई के बारे में, अगर इस वीडियो ने आपको कोई भी नई चीज सोचने के लिए मजबूर की तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वी आर एमिंग फॉर 2000 लाइक्स, क्योंकि जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, वो आपको कोई और नहीं बताता। और जो चीजें आप मिस कर सकते हो, आपका पैसा मिस नहीं करता। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दुबई की, बट आपको पता है इंडिया में कितने लोगों के 81 बॉन्ड्स कैंसिल करके, उनको खाली करके, लोगों के पैसे खत्म करके यस बैंक को बचाया गया था। एक बार टाइम हो ना तो ये वीडियो जरूर देखना, मतलब इट्स गोना ब्लो योर माइंड।